हिंदी साहित्य और प्रेमचंद दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि उनके नाटकों में, उपन्यासों में, लेखों में वो सारी चीज़ें लिखते हैं। जैसे अभी हम नाटक ही पढ़ के आए हैं, तो उन्होंने संग्राम, करबला, प्रेम की कर्मभूमि ऐसे नाटक लिखे हैं। और उपन्यास तो आपको पता ही है कि सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और फिर लास्ट में गोदान उपन्यास लिखा है। वो रुक नहीं रहे थे। मंगलसूत्र उपन्यास लिखा है और वो आधा रह गया। अमृत राय उनके बेटे ने एक उन्हीं के जैसे होता है ना कि टीकाएं वगैरह लिखी जाती हैं, तो कलम का सिपाही नामक एक टीका लिखा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है। और साथ ही साथ प्रेमचंद की वो कहानियां नहीं हैं जिनके लिए इन्होंने इन्हें कलम का सिपाही बोला, बल्कि वो स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए प्रेमचंद के लिए उन्होंने कलम का सिपाही नाम दिया। मदन गोपाल राय ने इन्हें कलम का मजदूर कहा। 1965 एक रचना लिखी, हरिशंकर परसाई हैं, तो इन्होंने भी प्रेमचंद के फटे जूते जैसे छोटे मोटे लेख लिखे। जैसे गोदान एक पुनर्विचार, या फिर अगर गोदान में लिखता जैसे जैनेन जी लिखते हैं, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर समझ आता है कि जो चीजें चल रही थी, उन चीजों का जब आप एक गहराई से मतलब देखते हो, समझते हो, तो समझ आता है कि हमें पढ़ना है अभी कहानी आंदोलन। सारी बातें अभी हम कहानी के ही परिप्रेक्ष्य में करते हैं कि क्या आधार हो रहा है कि कहानियों का, और कैसे ये कहानियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं कि वास्तव में कहानी कहाँ से उपजी या फिर कैसे होती है। और प्रेमचंद का जैसे अगर पूछा जाए कि कहानी के विकास में प्रेमचंद का योगदान, तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और समझते हैं कि वास्तव में क्या योगदान रहा होगा। कहानी संस्कृत में बोलते हैं कथ धातु से हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ कहना है। हमने ये भाषा खंड में देखा भी है कि वो कथा से कैसे कहा बना, कहा से कैसे कहानी बना, कहानी से कैसे कहानी बना, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। आगे डॉक्टर नगेंद्र जैसे अन्य विद्वान भी जो थे, वो सरस्वती के प्रकाशन में 1900 में हिंदी कहानी का आरंभ, हम थोड़ा पीछे चले गए हैं भाषा खंड के आसपास, तो वहां पे देखने को मिलता है सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास ने ये कहानी है। तो कहानी हिंदी कहानी में एक कथा वाली कहानी नहीं है। ये कहानी पाश्चात्य से आती है, या फिर अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट विधा के लिए हमने आख्यायिका शब्द यूज किया। यहाँ पे तत्व भी है, लक्षण भी है, उद्देश्य भी है, कथानक कथोपकथन भी है, संवाद भी है। तो ये अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से आता है। शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट मतलब जैसे 600 शब्दों की कहानी हो, या फिर जैसे 4 पेज की कहानी हो, तो ये होता है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट को सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास ने आख्यायिका नाम दिया। आख्यायिका नाम हमारे समाज में पहले से चलता था कि ये आख्यायिका हो गया या फिर ये आख्यान हो गया। तो एक सवाल अगर यूपीएससी पूछे आख्यायिका और कहानी में क्या अंतर है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, ये अंतर समझ में आते हैं। अब दूसरी बात, सरस्वती पत्रिका, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी जैसे इंदुमती हो गया, गुलबहार हो गया, ये सारी प्रकाशित हो रही थी, चल रहा था, पर उतना समझ नहीं आ रहा था। और प्रकाशित किस नाम से हो रहा था कि कहानी नहीं, आख्यायिका है, ऐसे ऐसे प्रकाशित हो रहा था। अब टाइम आता है प्रेमचंद का, होते हैं 1908 होता है। अब 1908 में प्रेमचंद ने एक कहानी, हालांकि उसको उर्दू लहजे में बोलो या फिर जैसे भी बोलो, सोजे वतन कहानी लिखी, वही स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई। हालांकि भले वो नवाब राय नाम से कहानी लिखे थे, फिर इसी सोजे वतन के कारण थोड़ा सा एक स्टेप नीचे हो गया था कि आप कहानियां नहीं लिख सकते। मतलब आप, यानी नवाब राय कम से कम कहानियां नहीं लिख सकता। लेकिन उसी नवाब, अभी हम प्रेमचंद की बात नहीं कह रहे हैं, दोनों एक हैं, लेकिन
दोनों का आप देखोगे जैसे नाम बदलने पर वजूद बदल बदल जाता है, वैसे ही सोजे वतन वाले जो नवाब राय थे, उन्होंने अभी तक शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट का नाम आख्यायिका चल रहा था। लेकिन जैसे इंदुमती बोला जाता है पहली कहानी, या फिर एक टोकरी भर मिट्टी, तो ये सारी कहानियां भी आख्यायिका ही मानी जाती, अगर प्रेमचंद उस शॉर्ट स्टोरी को कहानी शब्द ना देते, अपने उस सोजे वतन जैसे कहानी खंड को अगर वो नाम ना देते। दूसरी चीज, ये विकास का चरण कैसे चलता है, फिर हम उसके बाद थोड़े स्वाधीनता संग्राम वाले प्रेमचंद की कहानी देखते हैं। बाकी कहानियां तो अपने यहाँ है ही। विकास का चरण, ये 1900 से पूर्व आप जाओगे, प्रारंभिक काल की कहानी। प्रारंभिक काल की कहानियां में अनुदित व रूपांतरित कहानी होंगी, मौलिक कहानियों का अभाव। मौलिक कहानी समझते हो, मतलब जैसे समझो कि मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरे भाव हैं और कहीं पे आसपास छपे हुए नहीं हैं। तो मौलिक कहानी का अभाव होता है, या तो मतलब बंगला कहानी से चल जाए, या तो पश्चिमी कहानी से कहानी को उठा लिया जाए। संस्कृत में कोई नाटक कहानी है, वांग्मय में है, तो वहां पे कुछ निकाल लिया जाए। बेताल चीसी जैसी अनुदित कहानी, राजा भोज का सपना, ये सारी कहानियां प्रारंभिक काल में चल रही थी। और एक कहानी वहां पे और थी जो थोड़ा सा उस दायरे में ऊपर पड़ती है। अनुदित तो हालांकि है, माना जाता है, पर फिर भी इसको अगर देखो आप, तो अच्छी कहानी, जैसे रानी केतकी की कहानी लिखते हैं कौन, इंशाअल्लाह खां। ये रचना विधान इसका जो है, अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं, प्रारंभिक काल में। रचना विधान इनका अलग है। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रेमचंद का कहानी के विकास में क्या योगदान है, तो यही सारी बातें आपको लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ यहाँ पे मत रह जाना, टोकरी भर मिट्टी टोकरी भर मिट्टी। आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि प्रारंभिक काल में कैसी कहानियां थी। फिर प्रारंभिक काल हुआ, अब उसके बाद भी एक काल आता है प्रेमचंद पूर्व कहानी। मतलब हम अगर लिखते हैं केवल, तो उस विकास चरण में प्रेमचंद पूर्व कहानी से शुरू करते हैं। लेकिन ये हमें प्रारंभिक काल समझना पड़ेगा। फिर आप प्रेमचंद पूर्व कहानी में आप देखो, तो ये कहानी का प्रयोग काल है। जैसे टाइम है 1900 से 1916। हालांकि अगर काव्य खंड में देखो, तो ये समय होता है द्विवेदी युग का, या फिर कविताओं में द्विवेदी युग चल रहा है। लेकिन अब कहानियों में प्रयोग होना शुरू हो जाता है। इसको प्रयोग भी ना मानो आप, अनुदित कहानियां थी, तो अनुदित की जगह मौलिक कहानियां मिलने लगी। और उसी मौलिकता को मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रयोग काल है। अब एरिया देखा जाएगा, जैसे अब कहानी को कहानी कहा जाने लगा। प्रेमचंद के जो 1908 में सोजे वतन लिखे थे, हालांकि वो प्रेमचंद पूर्व युग ही था। प्रेमचंद फेमस, जैसे आप समझो कि मान लो आपका जन्म हुआ है 2000 में, ठीक है। अब 2000 में आपने गलती से, जैसे दिनकर जी हैं, 5 साल की उम्र में एक लंबी कविता लिखते हैं और बहुत ही गहरे भाव की कविता। लेकिन उसको हम दिनकर का युग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो परिपक्व नहीं हुए हैं, उन्होंने सही से करना शुरू नहीं किया है। इसीलिए हम उस काल को देखते हैं कि प्रयोग काल। जितने भी तरीके के प्रयोग, चाहे उद्देश्य की दृष्टि से, कथानक की दृष्टि से किए जा सकते हैं, किए जाएंगे। इनमें क्या क्या होता है? आदर्शवादिता, आदर्शवादीपन समझते हो? हाँ सर। आदर्श में जैसे समस्या चल रही है, वैसे जैसे कि सामाजिक और समस्या, राजनीतिक और एक सब मान सकते हैं जो समाज में चल रही है। देखो, समझो, आदर्शवादिता का मतलब होता है, जैसे एक चीज होता है, ऐसे आया था 2024 में कि जो जिसको सुधारना होता है ना, तो उसको बहुत बढ़िया लहजा, जरूरी नहीं है कि लहजा हो ही, या फिर वो वेल सेटल्ड हो। आदर्शवाद का मतलब है कि जब कहानियां इंसान लिखता था, तो अपने आप को बिल्कुल समझ लेता था कि मैं ही समाज सुधारक हूँ, और मेरी कहानियां पढ़कर लोग अपने जो खराब चीजें हैं, विपन्नताएं हैं, या फिर जैसे उनके मस्तिष्क में खराब बातें हैं, जैसे बूढ़ी काकी के लिए समझ लो, या फिर जैसे अ, टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, उस कहानी में सोचो, और आपके पास पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्र पे आपके कब्जा है, लेकिन आप उस बुढ़िया का घर तोड़ते हो। और बुढ़िया जब
घर टूटा, उसको ज्यादा दुख नहीं था। वो कहती है कि मैं बना लूंगी दूसरा घर, लेकिन वो मेरा घर था, इसलिए उस घर को जिसको आपने तोड़ा है, कम से कम एक टोकरी भर मिट्टी दे दो। फिर राजा वहां पे छोटा हो जाता है। और यही चीज सिखाना होता है शायद उनकी कहानियां ना, माधवराव सप्रे की। तो वही वहां पे समझना होता है कि हाँ, आप कितना भी ले लो, लेकिन आप तब तक बड़े नहीं हो जब तक आप अपने मन से बड़े ना हो पाओ। तो ये समझाना उस दायित्व समझते हैं। और ये दायित्व समझना बहुत देर बाद होता है। प्रेमचंद भी दायित्व समझते हैं। बाद में जब नई कहानियां आती हैं तो समझ आता है कि हर इंसान अपनी अपनी विचारधारा से चलता है। वो फिर उत्तर आधुनिकता आ जाता है, भले आधुनिकवाद चल रहा हो। तो आदर्शवादिता इसलिए दिखती है। नैतिक आचरण, नैतिक मतलब अभी देखो हम किस बंधे हुए हैं। जैसे ब्रह्म राक्षस में हमने पढ़ा कि वो जो ब्रह्म राक्षस चाहता तो है निकलना, लेकिन वो जो संस्कार की जड़ें हैं, एक तरह से नैतिक प्रतिमान है, उसको आत्मबद्ध किए हुए हैं। तो यही आत्मबद्धता नैतिकता बताती है कि बड़े घर की बेटी क्यों लिखा गया, कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होनी चाहिए। वो नैतिक पना ही है। सुधारवादी कहानियाँ लिखी जाएँगी कि इन चीज़ों में राष्ट्रवादी कहानियाँ होना एक तरह से जायज़ हो जाता है। क्यों जायज़ हो जाता है? क्योंकि आप जिस काल में हो, जिस समय में हो, तो 1900 का समय है और यहाँ पे राष्ट्रीय विचारधारा चल रही है। भले फिर आगे बढ़ के वो राष्ट्रीय विचारधारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में बदल जाए, फिर उसको अस्तित्ववाद में आप लेके चले आओ। भले आगे चलते-चलते वो अलग पहुँचता रहता है। लेकिन राष्ट्रवादी सिर्फ़ कविताओं में नहीं होगा, नाटकों में नहीं होगा, कहानियों में भी होगा और उपन्यासों में भी होगा। इसलिए हमने पहले से ही आधार समझ रखा है। अब इसके विषय क्या था? तो विषय वही नीति उपदेश, जैसे माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, किशोरी लाल की इंदुमती या फिर गुलबहार, तो बिंदालाल की राखी बंध भाई। राखी बंध भाई कहानियाँ जिसमें जो बहन का भाई होता है, उसको राखी बाँधी जाती है, तो वो अपने कर्तव्य से भटक रहा होता है, फिर उसको समझाया गया कि नहीं, ये नीति उपदेश हैं, इन पे चलो। और विशंभरनाथ कौशिक का एक रक्षाबंधन है। तो आप समझ रहे हो कि हाँ, चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन एक समय होता है, उन चीज़ों में भले अच्छी-अच्छी चीज़ें चल रही हों, कुछ समय बाद या फिर उसी दौर पे एक चीज़ और अच्छी आएगी जो उन सभी से 10 गुना बेहतर होगी। और वहीं पे प्रेमचंद पूर्व युग कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए। चंद्रधर शर्मा ना सिर्फ साहित्यकार हुए, बल्कि इन्होंने साहित्य को सँवारने के लिए भी कई टिप्पणियाँ लिखी। जैसे पुरानी हिंदी को इन्होंने समझाया कि हाँ, ये पुरानी हिंदी है। हाँ, जैसे उन्होंने नाम ही दिया कि अपभ्रंश के बाद जो निकल के आई पुरानी हिंदी है, लेकिन उसको तो हमने पहले ही समझा है। हम समझते हैं थोड़ा, इनकी 3 कहानियाँ समझ आती हैं। जैसे सुखमय, बुद्धू का काटा, उसने कहा था। और उसने कहा था वास्तव में शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट की भी एक गहरी कहानी है, जिसमें पूर्व दीप्ति नहीं है। वो जो संवाद के स्तर पर चीज़ें हैं या फिर जो भाषा के स्तर पर उन्होंने एक जो जामा पहनाने की कोशिश की जाती है, वो जामा नहीं पहना है। जैसा उस कुमाऊँनी भाषा में आता था, वैसा ही उन्होंने समझा दिया और वैसा ही उन्होंने लिखा। सुखमय एक थोड़ी बड़ी कहानी है, बुद्धू का काटा छोटी है, तो उसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन सर तो ये चल रहा था प्रेमचंद। हाँ। लेकिन सर उसने कहा था ये कहानी हमें 10वीं या 12वीं में पढ़ने का मौका मिला था बिहार बोर्ड में। लेकिन सर ये सब सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा, ये सब इसमें पढ़ना है क्या? नहीं, पढ़ना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि अभी जो चल रहा है, नीतिगत उपदेश चल रहा है। लेकिन जो उसने कहा था कहानी है, यहाँ पे उपदेश लगभग सामान्य हो जाते हैं। राष्ट्रवादी धारणा तो है, प्रेम तो है, लेकिन उन प्रेम से जैसे आप देखोगे कि स्कंदगुप्त जो होता है, अपने प्रेम से बड़ा राष्ट्र प्रेम को करता है। तो वैसे ही उसने कहा में जो लखना सिंह है, तो वो अपने से बड़ा या फिर अपने प्रेम से बड़ा देश प्रेम को मानता है। और एक लहजा होता है जहाँ पे और कहानियां होती तो हो सकता है कि आप जैसे आधे अधूरे नाटक वगैरह देख रहे हो, तो वहां पे कोशिश की जाती है कि हम अगर रिश्ते में सही नहीं चल रहे हैं तो आगे बढ़ जाएं, या फिर हमारा मन यहाँ पे है तो हम आगे बढ़ जाएं। लेकिन
उसने कहा था अभी हम प्रेमचंद पूर्व कहानी में चल रहे हैं, इसलिए नैतिक पना भी होगा और साथ साथ राष्ट्रवादी आधार है, तो वो साफ साफ दिखेगा। लेकिन ये सिर्फ कहानी के कथानक या उद्देश्य के स्तर पर बेहतर नहीं है, संवाद के स्तर पर, कथावस्तु के स्तर पर और भाषा है, उस भाषा के स्तर पर भी एक अच्छी कहानी मानी जाती है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद युग में आते हैं। अब आप ये बताओ, अक्सर लोग समझते नहीं हैं कि ये आदर्शोन्मुखी यथार्थ क्या है, या फिर आदर्शोन्मुखी सामाजिक यथार्थ क्या है, जरा बताओ। आदर्श ये मुखी यथार्थवाद सर। सर इसमें जो सच्चाई चल रही है यथार्थ के रूप में जो दिखाई दे रहा है वैसे लिखा जाएगा, लेकिन उसमें मानवतावाद, राष्ट्रीय चेतना और उसमें भी परिवर्तन होते रहेंगे जो समाज में होता रहे। ये आदर्श मुखी यथार्थवाद, आदर्श मुखी इसको बोल सकते हैं सर। जिससे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उसमें सुधार होते रहेंगे सर। लेकिन हाँ, लेकिन और सरल से समझो तो शब्द से ही समझते हैं। आदर्श उन्मुख सामाजिक यथार्थ मतलब समाज का यथार्थ तो है, जैसे क्या क्या यथार्थ, कि गांव की समस्या, या फिर किसान की समस्या, या फिर एक बूढ़ी काकी की समस्या, समस्याएं तो हैं। लेकिन भले वो समाज में सुधरे या ना सुधरे, जैसे समझ लो कि हर इंसान शिथिल हुआ पड़ा है, वो अब एक इंसान जैसे शिथिल पड़ा है तो वो सुधरेगा तो नहीं, अगर उसमें राष्ट्रवादी भावना नहीं है तो सुधरने तो वाला नहीं है। लेकिन जब वो सुधरेगा नहीं तो उसको बताना पड़ेगा कि आप इन चीजों को आदर्श मानो। जैसे समझ लो कि इंसान उत्तर लिख रहा है, ठीक है, अब उसको बताया जाए कि ऐसे उत्तर लिखो और वो नहीं सुधर रहा है, तो वो उसकी गलती है। लेकिन कम से कम आप उस मायने में प्रयास कर रहे हो कि आदर्श को दिखा के, समाज का यथार्थ है कि बूढ़ी काकी जैसे लोगों को दूर किया जाता है, या फिर जैसे प्रेम संबंध टूट जाते हैं सिर्फ छोटे झड़प से, बड़े घर की बेटी में ये दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में दिखाया गया कि आनंदी माफ करती है, तो ये लास्ट में माफ करना आदर्श की ओर उन्मुख है। उन्मुख मतलब मुख किए हुए है। आदर्श यथार्थ तो है, मतलब सत्य तो है, लेकिन आदर्श की ओर उन्मुख किए हुए है। पहले हम जहाँ पे थे तो वहां पे यथार्थ भी नहीं था, वहां पे कल्पना आदर्श था। या फिर जैसे एक चिड़िया आती है, उनको ये सब, तो वो कल्पना आदर्श था। लेकिन अब जो आदर्श है ये सामाजिक यथार्थ, आदर्शोन्मुखी सामाजिक यथार्थ है। और दूसरी चीज यहीं पे समझ लो, होता है यथार्थोन्मुखी यथार्थ, मतलब यथार्थ है और वो यथार्थ की ओर ही आगे बढ़ता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, सच कड़वा होता है, तो उस कड़वे को दिखाकर ही हम बेहतर स्थिति लाने का प्रयास करेंगे। अब हम कोई लाग लपेट नहीं करेंगे, और ऐसी कहानी आपको अंत में मिलेगी, कफन, जिसमें किसी भी तरह का लाग लपेट नहीं है। अब थोड़ा हम प्रेमचंद में आ जाते हैं, और प्रेमचंद को सर एक एक सेकंड। प्रश्न सर एक प्रश्न उठता है, तो हाँ, ये सभी कहानियां में जैसे मान सके ईदगाह में भी सो ऐसा ही सर कल्पना के माध्यम से दिखाई देता है यथार्थ के रूप में कि वो प्रश्न पूछ रहा है यथार्थ के रूप में भी, और लास्ट में फिर वहां पर सर गुल्ली डंडा में भी यही प्रश्न सर उठता है, फिर कफन में भी यही होता है सर, फिर दूध के दाम में भी यही होता है सर। तो अधिकांश कहानियों में ये दिखाई देता हर है सर। जगह पे यही होता है, हर जगह पे यही होता है, इसलिए हम इसको पहले समझ रहे हैं। तब हमें समझ आएगा कि वास्तव में जो प्रेमचंद की कहानियां हैं, कैसे आगे बढ़कर एक तरह से आदर्शोन्मुखी सामाजिक यथार्थ से यथार्थोन्मुखी सामाजिक यथार्थ तक पहुंचती हैं। वो व्यक्तिगत अनुभूति होगी, अंतर्द्वंद प्रधान कहानियां होंगी, मानव जीवन के द्वंद जुड़े होंगे, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर नहीं जाएंगे। सिर्फ ये कहानी के अनुभव स्तर पर, मनोविज्ञान पर जाएंगे। भाषा जो होगी, स्थिर कहानी होगी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। सामाजिक समस्या एक कहानी का महत्वपूर्ण कथानक होगा। जीवन से जुड़े विषयों को लाया जाएगा। अब ऐसी बातें नहीं होंगी बिल्कुल, सब बातें जैसे चंद्रकांता संगति हो गई, या फिर कुछ और चीजें। अब जो समाज से जुड़ी बातें हैं, उन्हीं बातों को हम समझेंगे और हम आधार बनाएंगे। जैसे प्रेमचंद के बारे में द्विवेदी जी क्या बोलते हैं, यहाँ से थोड़ा समझते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग समझ रहे हैं, फिर जब हम एक दुनिया समानांतर करेंगे, फिर हम प्रेमचंद उत्तर
में समझेंगे उसमें क्या था, वो सारी चीजें समझेंगे। इस प्रेमचंद युग में एक दो कहानियां और सुन लो आप, कि जैसे प्रसाद थे, इनकी पहली कहानी जो थी ग्राम, ये वास्तव में यथार्थ कहानी थी। बाकी जो कहानियां लिखते हैं वो आदर्शोन्मुखी यथार्थ, जीवन के द्वंद्व से जुड़ी हुई कहानियां, वो सारी चीजें लिखती हैं। एक कहानी 1923 में इन्होंने आकाशदीप भी लिखी थी, और 1911 में इंदु, जो कि काफी फेमस है। पांडे बेचैन शर्मा युग ने भी चिंगारियां, शैतान मंडली, बलात्कार, चॉकलेट, सन की अमीर, ऐसी कहानियां लिखी हैं। चतुर्सेन शास्त्री ने भी गृह लक्ष्मी, हल्दी घाटी में, पन्नाधाय, रूठी रानी, ये सारी कहानियां लिखी है। मतलब आप प्रेमचंद युग की कहानियों पर टिप्पणी आती है, सिर्फ प्रेमचंद बोल के निकल जाते हो, लेकिन आपको बताना होता है कि निराला ने भी लिली, सखी, चतुरी, चमार, सुकुल बीबी, ये सारी कहानियां लिखी हैं। उपेन्द्र अश्क ने भी डॉर्ची, टेबल लैम्प, ये कहानियां लिखी हैं। और आपका सिर्फ ये बता देना कि सुदर्शन ने हार की जीत लिखी है, तो समझा देगा कि हाँ, आप प्रेमचंद को बता रहे हो, ना कि प्रेमचंद को बता रहे हो। जैसे आप समझो कि नाटकों में जयशंकर प्रसाद, एक युग चलता है प्रसाद युग। अब प्रसाद युग में केवल प्रसाद को बता देना, वास्तव में वो पूरा प्रसाद युग नहीं समझाएगा। उस युग की जो विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं? आदर्शोन्मुखी सामाजिक यथार्थ, व्यक्तिगत अनुभूति, अंतर्द्वंद प्रधान कहानी, कहानी से निश्चित स्वरूप धारण करना, और जीवन के जुड़े विषय, सामाजिक समस्या, मानवदंड, मनोविज्ञान, और तत्वों के आधार पर कहानी का सजना, संवरना या फिर बेहतर होना, सारी बातें हम देख पाते हैं कि हाँ, कहानियों में इतनी बातें हैं। अब आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी जो कहते हैं, वो बात पूरा क्लियर कर देगी कि प्रेमचंद के बारे में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, और अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो आपने जो कहानियां पढ़ी होंगी रिलेट कर पाओगे। द्विवेदी जी बोलते हैं कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे। पर्दे में कैद और पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे। उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा निराशा, सुख दुख, सूझबूझ जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। कोट है ना, कोट मैं सिर्फ इसलिए नहीं बताता कि मुझे मजा आता है, मैं कोटेशन को इसलिए अर्थ रखता हूँ। जैसे आप समझो कि एक सवाल आता है कि प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक जीवन द्वंद्व या फिर सामाजिक यथार्थ पर उकरी हुई कहानियां हैं, तो ये लाइन आपको कैसी है? सामाजिक यथार्थ मतलब क्या? आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा निराशा, सुख दुख, सूझबूझ जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से बेहतर परिचायक कोई नहीं। एक बात ये, उससे पहले मैंने बोला कि कृषकों की आवाज थे, पर्दे में कैद, और पद पद पर लांछित और असहाय नारी जात की महिमा। तो एक सवाल आता है, प्रेमचंद की कहानियों में वर्णित नारी विमर्श पर टिप्पणी लिखो, तो ये कोटेशन का आधा ही लिखो, जरूरी नहीं है पूरा आप जितने 10 लाइन है पूरे लिखो, लेकिन जितना सवाल है कम से कम उसके लिए आपके पास भाव हैं। अगर कृषकों के लिए कि प्रेमचंद की कहानी में किसान विमर्श पर टिप्पणी लिखे, तो आप बता सकते हो कि जो पद दलित, अपमानित, अपेक्षित, उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, पर्दे में कैद और पद पर लांछित थे, उनके लिए उनकी कहानियां थी। तो ये सारी बातें आप सोच सकते हो कि किसी भी, जैसे मान लो कि अगर बोला जाए कफन कहानी प्रेमचंद युग की कहानी नहीं लगती, इसमें नई कहानी का लक्षण साफ झलकने लगता है, फिर आप समझाओगे कि हाँ, परमानंद श्रीवास्तव ने बोला है कि जो कफन कहानी है ये पहली नई कहानी। क्यों नई कहानी है? क्योंकि ना तो इसमें कोई लाग लपेट है, ना तो कोई छिछली भावुकता है, जो है सच है और सच के करीब है। तो ऐसी जो बातें आपके साथ होंगी, तो आप कितने भी अच्छे लिख दो, लेकिन लास्ट में वो जो बात पुष्टि करेगी, जैसे होता है कि आपने पूरा लिखा, एक निबंध लिखा, उसमें जो लास्ट में आपका हस्ताक्षर लगता है ना, वो मायने रखता है। तो वही चीजें हैं कि जब आप चीजों की पुष्टि करोगे तो आप प्लस पॉइंट पे जाओगे, और ये पुष्टि करना हम शायद या तो भूल जाते हैं, या तो उससे थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। अब दूसरी चीज, प्रेमचंद की कहानियां या फिर प्रेमचंद का उपन्यास जन्मा कैसे? या फिर सोचो
कि एक इंसान इतना ज़्यादा लिख कैसे समझ सकता है। जैसे अ, अगर गोदान मैं लिखता, इसमें जैनेन्द्र ने टिप्पणी करते हुए शुरू में लिखा कि मैं गोदान को इतना लंबा 2 कारणों से नहीं लिखता। एक कारण, पहला मैं प्रेमचंद नहीं हूँ, और दूसरा कि प्रेमचंद मैं नहीं हूँ। मतलब दोनों बातें यही हैं कि सामने वाला इंसान अपने आप को उस लीक से हटके समझता है, और दूसरी बात कि वो उस लीक पे चल भी नहीं सकता। इतना विस्तार देना, इतने गहरे भाव रखना, वो चीज़ें हमें समझ आती कि हाँ, ऐसा नहीं किया जा सकता, और ऐसा अगर किसी ने किया है, तो हमारे चंद ही हो सकते हैं। जैसे वो क्या करते थे, हालाँकि थोड़ा उनका बचपन समझ लो, ये काफ़ी आसान बनता है। जैसे मान लो उनका बताना हो कि टूटना वगैरह, या फिर स्त्री के प्रेम संबंध का टूटना, मान लो आप गीला कहानी बता रहे हो, तो वहाँ पे जितनी भी समस्याएँ, या फिर आप अलग्योजा में दिखा रहे हो कि दूसरा विवाह हो जाता है, या फिर आप बेमेल विवाह की समस्या दिखा रहे हो। तो प्रेमचंद का विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया था, जो कि असफल विवाह था। दूसरा विवाह उनका बाल विधवा से हुआ था, शिवरानी देवी से। मतलब एक साहित्यकार जो है ना, उन परिस्थितियों से गुजरा हुआ है। जब वो उन परिस्थितियों से गुजरेगा, और दूसरी बात, उनकी जो माता थी, तो उनकी माता का नाम था आनंदी देवी, और दूसरी जो माता थी, एक माता उनके मृत्यु हो गई थी, जो उस समय पर शायद स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर नहीं थी, या फिर स्त्रियों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता था। जैसे उसमें कहा जाता है ना, मैला आंचल में स्त्री है जो बिना दवा दारू के ठीक हो सकती है। तो उनकी माता मर गई थी, और जो सौतेली माँ थी, वो उनके साथ खराब व्यवहार करती थी। लेकिन प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में या फिर कहीं भी ऐसी टिप्पणियां नहीं की हैं जहां पे वो अपनी माँ के खिलाफ विरोध करे। और दूसरी बात, जैसे गोदान लिख रहे थे, तो प्रेमचंद स्वयं कर्ज में थे। तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि जब प्रेमचंद गोदान लिख रहे हैं, या फिर गोदान का जब अंत हो रहा है, तो होरी का अंत नहीं हो रहा है। वास्तव में ये प्रेमचंद अपना गोदान कर रहे हैं। गोदान मतलब अंतिम आहुति देना, तो वो चीज होती है। आधार बन रहे हैं, या फिर उनके बारे में आप जितना जानोगे, कहानियों के बारे में समझोगे कि एक लेखक किस चीज से जुड़ा हुआ है, वो चीज ही हमें बताती है कि हाँ, वो ऐसी चीजें लिखेगा। दूसरा बात, कि आदर्शोन्मुखी यथार्थ क्यों लिखते हैं। मान लो आया कि प्रेमचंद की कहानियों में वर्णित आदर्शोन्मुखी यथार्थ की टिप्पणी करो, तो प्रेमचंद पहले जो शुरू शुरू में कहानियां थी, मान लो एक लेखक है, लेखक होने से पहले वो पाठक होगा, पढ़ेगा कुछ ना कुछ चीजें। तो एक तिलस्म होशरुबा नामक आ, रचना थी, जिसके 17 भाग थे, और हर भाग पे 2000 पृष्ठ थे। सोच सकते हो, 17 दूना। 24। हेलो। वॉइस। हाँ। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, प्रेमचंद ने तिलस्म होशरुबा कहानी पढ़ी, एक उपन्यास खंड समझ लो, या फिर जैसा भी होता है, तो वो उसके 17 भाग पढ़े। हर भाग में 2000 पृष्ठ थे। अब सामने वाला अगर तिलस्मी पने से, आदर्श पने से लगातार वो कल्पनाओं से जी रहा होता है, तो उस चीज से वो ऊब जाता है। और जब उस चीज से ऊब जाता है, तो उसके बाद भी जैसे रतन नाथ, मिर्जा हादी, रुस्वा, मौलाना शरफ, इन सबको वो पढ़ते रहते थे, और उन्होंने बहुत सारी कहानियां, उपन्यास, नाटक सब पढ़ रखे थे। लेकिन अब वो ऊब चुके थे इस पुराने लहजे से, जहाँ पे जहाँ पे सिर्फ आदर्शवाद हो, सिर्फ तिलस्मीपना हो, सिर्फ अयारी हो। तो उस चीज से ऊबने के बाद इनका मन होता है आदर्शोन्मुखी यथार्थ को लिखने का। और प्रेमचंद की एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप समस्याओं को घर से नहीं सुलझाते, तब आपका बाहर सुधार करना खोखली बात है। और फिर जितनी भी कहानियां हैं, समझ आती हैं कि वो घर से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे देश को सुधारना हो तो घर से सुधारते हैं, चाहे समाज को सुधारना हो तो घर से सुधारते हैं, चाहे भी किसी भी स्थिति को सुधारना हो, घर से ही सुधारते हैं। कुछ कहानियां उनकी प्रेमचंद पूर्व की कहानी है, जैसे उर्दू लेखन में संसार का अनमोल रत्न जमाना पत्रिका में लिखा था उन्होंने, सोजे वतन कहानी संग्रह, सौत हिंदी कहानी। तो ये सारी कहानियां पीछे की कहानियां, जहाँ पे आप उसको बोल सकते हो कि वो प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी है, प्रेमचंद की कहानी, पर प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी है, लक्षण के आधार पर। इनके नाटक वगैरह तो हम समझेंगे बाद में, पहले हम
थोड़ा-सा आधार बनाते हैं। अब आप पढ़ लोगे बूढ़ी काकी, आप पढ़ लोगे शतरंज के खिलाड़ी, आप पढ़ लोगे सारी कहानियाँ, लेकिन अपने जो सिलेबस पे नहीं है। और एक बार यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा था और शायद थोड़ा-सा आधार बनता भी है कि स्वाधीनता और प्रेमचंद इतने जुड़े हुए हैं, तो अपने सिलेबस पे ये स्वाधीनता की कहानियाँ प्रेमचंद की क्यों नहीं लिखी गई हैं? हर कहानी का थोड़ा-थोड़ा आधार हम समझेंगे, फिर जैसे आप कहोगे तो थोड़ी-थोड़ी कहानियाँ समझ लेंगे कि ये कहानियाँ हैं। जैसे मैनेजर पांडे के बारे में क्या बोलते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में 7 लक्षण मुझे देखने को मिलते हैं। क्या-क्या 7 लक्षण? उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। उपनिवेशवाद मतलब ये स्वाधीनता की कहानियों के लिए मैं बोल रहा हूँ। उपनिवेशवाद मतलब जो अंग्रेज हड़प रहे थे या फिर जो भी चीज़ें कर रहे थे, उनसे मुक्ति दिलाना। दूसरा कि उपनिवेशवाद में जैसे नेहरू जी का कथन था ना, जय जवान जय किसान। तो वो सेम वही उनका भी लगता कि किसानों की भी स्वाधीनता चाहते थे कि भारत अगर स्वाधीन हो तो भारत का किसान भी स्वाधीन हो। ये आगे चल के वहीं से मिलता है। सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। तीसरे स्तर पर जैसे सामंत वर्ग है, आप उनकी कहानियों में देखोगे पुरोहित वर्ग मान लो या फिर सवा शेर गेहूं कहानी देखो, ठाकुर का कुआं कहानी देखो। उन ठाकुर के कुएं या फिर सवा शेर गेहूं कहानी में जो सामंतवाद है, एक टोकरी भर या फिर सवा सेर गेहूं के लिए एक इंसान को बंधुआ मजदूर बना सकता है। ठाकुर का कुएं में एक बाल्टी पानी के लिए सामने वाला जान से मार सकता है, जो आपको सदगति में और भीषण तरीके से दिखेगा। दलित थी। ये स्वाधीनता सिर्फ देश के लिए नहीं हो, ये स्वाधीनता दलितों की मुक्ति भी हो। स्वाधीनता स्त्रियों की भी स्वाधीनता हो। दिमागी गुलामी से भी स्वाधीनता हो, मतलब ऐसा भी ना हो। और मजदूरी का शोषण दमन से भी मुक्ति हो। मतलब एक तो सबसे पहला यही है कि उपनिवेशवाद से मुक्ति हो, लेकिन बाकी जो आधार बनते हैं किसानों से किसानों को स्वाधीनता, सामंत से व्यापक भारतीय समाज को मुक्ति होना, स्त्रियों की स्वाधीनता मिलना, दलित मुक्ति मिलना, दिमागी गुलामी से स्वाधीनता, मजदूरी को की शोषण दमन से मुक्ति हुई, सवा शेर गेहूं जैसी कहानियां। तो वहां हमें समझ आता है कि मैनेजर पांडे वास्तव में सही कह रहे थे। तो इन स्तर पर हम समझ सकते हैं। और अमृत राय अगर आ ही जाता है क्वेश्चन, तो आप बता सकते हो कि अमृत राय ने, उनके बेटे ने ही उनकी कहानियों को कलम के सिपाही में थोड़ा सा व्याख्यायित किया है कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा। और उसके लिए उन्हें जो पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य के लिए सबसे बड़ा होता है, तो वो उनको मिला भी है। अब एक दो कहानी की बात करते हैं, फिर हम जो कहानियां अपने सिलेबस में हैं, उनकी बात करते हैं। अधिकार चिंता। अधिकार चिंता समझ लो, अगर मैं बोलूं अधिकार चिंता, तो ये फूट डालो राज करो नीति पर आधारित है। जहां पे प्रेमचंद खरी टिप्पणी करते हैं कि जानवरों के माध्यम से अंग्रेजों की कूटनीति का खुलासा किया गया है। प्रेमचंद उसमें लिखते हैं, टॉमी ने एक नई चाल चली। टॉमी को आप अंग्रेज समझ सकते हो, वो कुत्ता, कुत्ते जैसी हरकत है, तो इसलिए वो लिखते हैं। टॉमी ने एक नई चाल चली। वह कभी किसी पशु से कहता, तुम्हारा फला सत्व तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा है। कभी किसी से कहता कि फला तुमको गाली देता है। और यही होता है कि अंग्रेज भिड़ाते हैं या फिर अंग्रेज फूट डालते हैं एक से कि ये तुमको ऐसा कह रहा है, और दूसरे से कहते हैं ये तुमको ऐसा कह रहा है। और वही समझ आता है कि लास्ट में ये जो टॉमी है उसका बुरा हश्र होता है। हालांकि अभी जो कहानी है ये 1916 की या फिर 1920-22 की, तो यहाँ पे अंग्रेज अभी गए हुए नहीं है, लेकिन उन्होंने अंत जो दिया है, आदर्शवादी अंत दिया है कि टॉमी का जो हश्र है, बुरा हश्र होता है। दोनों ने मिलके एक, शायद वो भेड़िए से कहता था और शायद किसी और से, तो दोनों ने उस टॉमी के साथ बुरा बर्ताव किया। तो ये चीज आदर्शवादी कहानी का अंत होता है। कहानी है पत्नी से पति। इस पत्नी से पति कहानी में जब हम देखते हैं ना इतिहास में, तो वहां पे समस्या हमें समझ आती है। हिस्ट्री में एक प्रश्न आता है कि अंग्रेजों ने जितना हमें गुलाम गुलाम नहीं बनाया, उतना गुलाम हम बने रह गए। तो वही बात कि हम चाटुकारिता करने में या फिर उनका विरोध करने में हिचकते थे और विरोध नहीं करते थे। तो वही 10,000 सेना वाले लोग, जिसमें आधे से अधिक हमारी सेना थी, तो उन्होंने ही हमें हरा दिया हमारी ही सेना से। तो यही चीज होती है पत्नी से पति कहानी में।
समझाते हैं कि पति जो है अंग्रेज सरकार का हिमायती है, पत्नी जो है कांग्रेस की पक्षधर है। कांग्रेस मतलब देश प्रेम के जो कांग्रेस उस समय था उसकी बात है। तो पत्नी जो होता है, पति जो होता है स्थानी होने पर शर्म करता है, जबकि पत्नी गर्व करती है। यहाँ पे एक चीज और देख रहे हो कि पत्नी यानी स्त्री से वो उस चीज की उम्मीद करते हैं कि स्त्री तुमसे बेहतर है, तुम जैसे पुरुषों से स्त्रियां बेहतर हैं जो देश के लिए गर्व करती हैं या फिर कांग्रेस की पक्षधर होती हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। अंग्रेजों का हिमायती पति है तो उसके बारे में अधिकारी क्या बोलता है? यू ब्लडी, सरकार तुमको 500 रुपये चंदा इसलिए देता है कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस को चंदा दिलवाए। प्रेमचंद ने इसी रवैये को दिखाया कि तुम किस चीज को कर रहे हो, और उस समय ऐसी कहानियां लिखे जाना जरूरी। चाहो आगे की और कहानियां मैं स्वाधीनता से जुड़ी हुई बताऊं, जहां पे समझ आता है कि ठीक है तो बता सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा कि अब प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उन पे आता हूँ। नहीं सर, थोड़ा और ये अच्छा बताइए। कहानी ले लीजिए, आधार थोड़ा ले लीजिए उसका और अच्छा हो जाएगा सर। क्योंकि कहानी तो समझ में आ रहा है सर, क्योंकि उनकी रिलेटिव हाँ, जो क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो क्योंकि ये कहानियां तो आप पढ़ोगे ही, क्योंकि बूढ़ी काकी तो आप पढ़ोगे ही, शतरंज का खिलाड़ी तो पढ़ोगे ही। पढ़ोगे नहीं तो इस्तीफा नहीं पढ़ोगे, दीक्षा नहीं पढ़ोगे, शूद्रा नहीं पढ़ोगे, समर यात्रा, तवान नहीं पढ़ोगे। तवान कहानी विदेशी कपड़ा बहिष्कार पर लिखी कहानी है। चकमा कहानी का शब्द समझ के ही समझ आता है कि स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ जो होगा विश्वासघात होगा। चरखा कहानी वो गांधी जी की विचारधारा की, जहाँ पे आप चरखा चला के यानी आत्मनिर्भर हो के अपनी चीजों को बेहतर करते हो, तो वो समझ आता है। आहूति बीमारी के कारण, जैसे एक स्त्री है, आहूति बीमारी के कारण पढ़ाई छोड़ देती है, और शांति जो है पति से प्रेरणा से आगे वापस चरखे की महत्ता को समझते हैं दोनों। मतलब होते हैं अलग दिमाग के, जैसे होता है ना, तो अलग दिमाग के होते हैं। तो इस चरखा कहानी में स्त्रियों की स्वाधीनता में जो योगदान है, जैसे आपने बोल तो दिया बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी कपड़ा, खादी, लेकिन जो स्त्रियों की महत्व वहां पे प्रेमचंद ने समझाई है वो गांधी जी भी नहीं समझा पाए हैं। चरखा कहानी हो या फिर जैसे एक दिक्कत जो आपको भारत दुर्दशा में भी दिखेगी, आपको शरण गुप्त की भारत भारती में भी दिखेगी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर कहें ब्रह्म राक्षस में भी दिखेगी। तो वो समस्या होती है कि हम आलस्य से युक्त हो जाते हैं या फिर शराब अगर पीने लगते हैं तो वहां पे हम योग्य होते हुए भी अयोग्य होते हैं। तो एक ऐसी ही कहानी उनकी है, शराब की दुकान पे समझ आता है कि मिसेस सक्सेना जो है वो कहती हैं, तो आप कहते हैं कि ऐसा भी जमाना आएगा जब शराबी लोग बिना सील के पुतले बन जाएंगे। मतलब आप शराबी हो और फिर आप ज्ञान दे रहे हो कि ऐसी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें व्यंग के आधार पर भी है कि हाँ ये चीजें देखो। और एक कहानी शायद वकील करके कहानी है, जिसमें वो वकील सिर्फ इसलिए अंग्रेजों से गाली खा रहा होता है, या शायद दीक्षा कहानी है जिसमें वकील सिर्फ इसलिए गाली खा रहा होता है कि वो शराब पीता है। क्यों शराब पीता है? कि शराब जो है वहां विदेश से आता है, और अगर मैं गाली नहीं खाऊंगा वकील के पद से निकाल दिया जाएगा। तो वो कहता है कि अगर वकील शराब ना पीता होता तो अपनी पूरी जात के लिए गाली ना सुनता। पूरे भारत के लिए अगर गाली दे रहे हैं तो गाली तुम सिर्फ इसलिए सुन रहे हो क्योंकि तुमको शराब मिल रही है। तो शराब की समस्या, शूद्रा एक कहानी है जिसमें स्त्री का शोषण, जैसे कर्मभूमि उपन्यास है ना, तो सेम वहां पे भी दिखता है, मुन्नी के साथ बलात्कार होता है। वो प्रासंगिक चीजें दिखती हैं कि हाँ ये अंग्रेज जो है हमारे हिमायती नहीं है। अंग्रेज पता है पास में मिलता है। अंग्रेज जब ब्रिटिश वहां जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, तो बताते कि थे कि भारतीय लोग बहुत बर्बर हैं, जो हमारी स्त्रियों के साथ, जो अंग्रेज स्त्रियां जाती हैं उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं। उसी बर्ताव को उन्होंने समझाया कि अंग्रेज हमारी स्त्रियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, ना कि हम उनकी स्त्रियों के साथ बर्ताव करते हैं। और एक कहानी शायद ऐसी भी है जिसमें अंग्रेज महिला का मदद करते हुए प्रेमचंद दिखाते हैं। तो ये सारी कहानियां हैं। कुछ टिप्पणियां अगर सुनना चाहो।
द्विवेदी लिखते हैं, प्रेमचंद गांव की मिट्टी के लेखक हैं जिन्होंने भारतीय समाज को किसानों के संपूर्ण जनजीवन से जोड़ा है। और अगर आप रामविलास शर्मा की जो एक कहानी है, प्रेमचंद युग और उनका जीवन, वो अगर पढ़ोगे, एक अच्छी किताब है, तो वहां पे आपको प्रेमचंद के बारे में और अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती हैं। जेल कहानी लिखी जिसमें जुलूस निकालने का क्या अर्थ होता है वो बताया गया, सुहाग कहानी लिखी, वो चीजें दिखाई गई हैं, महिलाओं का स्वाधीनता में क्या योगदान है, ये सारी चीजें बताइए। तो ये है आधार। थोड़ा सिलेबस पे आते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। प्रेमचंद की कहानियों से क्वेश्चन जरा भेजिए तो, है वो आपके देखता हूँ पास? सर। जरा खोल के भेजिए। हाँ, देखता हूँ एक देखता सेकंड में इनके जवाब दे दो। किस टॉपिक पे कहानी अभी आए? हाँ, टॉपिक सिर्फ प्रेमचंद चल रहा है और अभी हमने कहानी शुरू ही की है। मतलब होता है ना कि नाटक के पहले किया, कविताएं पहले की, भाषा खंड पहले किया, सारे युग समझे, साहित्य का योगदान क्या होता है, साहित्य कैसे लिखा जाता है, साहित्य कैसे रचा जाता है, कहानी आंदोलन कैसे बढ़ा, सारी चीजें समझे हैं। और जैसे शुरू किया जाता है, अक्सर जो टिपिकल लोग शुरू करते हैं, जिसको मैं टिपिकल ही बोल लूँ, तो कहानी से शुरू करते हैं। तो आज प्रेमचंद ही हम शुरू कर रहे हैं। जो कहानियां नहीं थी प्रेमचंद की और जो आधार नहीं बताया जाता था, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे जो नारी विमर्श है, सिर्फ नारियों की समस्या नहीं दिखाई गई है, बल्कि नारी जो है स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो रही है। एक कहानी जुलूस है शायद, जिसमें ऐसा आधार था, जुलूस निकल रहा है और नारे थोड़े कमजोर से महसूस हो रहे हैं, लेकिन जो एक स्त्री है, बूढ़ी स्त्री है और अपाहिज है शायद, तो वो ज्यादा महसूस कर रही है। या शायद समर यात्रा कहानी है, तो उसमें वो कहती है साफ साफ कि अगर भगवान ने इतना अपंग ना कर दिया होता तो आज झोपड़े लिपती, द्वार पर बाजे बजवाती, कढ़ाव चढ़ा देती, पूड़ियाँ बनाती और लोग खा चुके होते तो पेट भेंट देती। मतलब पुरुष क्या बोलते हैं, ये मानसरोवर खंड 7 में पृष्ठ 48 में लिखा हुआ है। तो ऐसी कहानियां भी हैं जहाँ पे सिर्फ ये नहीं है बड़े घर की बेटी प्रेमचंद ने लिखी, वहां पे स्वाधीनता से जुड़ी हुई, जैसे अगर नारी विमर्श पर कहानियां है ना, तो नारी के लिए सिर्फ उन्होंने रोया नहीं है कि नारियां इतनी कमजोर है, तुम इसके साथ ऐसा कर रहे हो, तो वहां पे उनके बलिदान को भी दिखाया है। एक कहानी शायद मुझे याद आ रही, सुहाग की साड़ी है। तो क्या होता है कि त्यागने की बात आती है या फिर गुलामी के दिन में कुछ बड़ा कर गुजरने की बात आती है कि तुम ये दान दो, तुम ये दान दो आ, आंदोलनकारियों के लिए। तो वहां पे एक स्त्री के पास कुछ नहीं होता, सुहाग की साड़ी होती है। और सुहाग की साड़ी एक स्त्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस सुहाग की साड़ी को ही देश के लिए वो बलिदान कर देती है या फिर देश के लिए त्याग देती है। तो ये सारी चीजें हैं नारी विमर्श में, वो बहुत सारे आधार लेकर चलते हैं। तो ये सारी चीजें प्रेमचंद की कहानियों से देखो, सिर्फ इतने सवाल आए हैं। देखो, अब अभी तक हमने कहानियों की बात नहीं की, फिर भी देखो हम इनको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। आप थोड़ा म्यूट कर लो, आपका अलग आवाज आ रहा है बाहर से। सवाल है पहला कि जीवन यथार्थ के अंकन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा कीजिए। तो पहले तो आप अलग हो जाओ थोड़ा सा, कहानी कला में क्या क्या चीजें आप दिखा सकते हो। तो एक, कहानी रचने का आधार आप बताओगे कि हाँ, जब कहानियों का आधार इतना सूक्ष्म था, सामाजिक चीजें लिखी जाती थी, तो उनकी जो किस्सा गोई शैली है, उनका जो वर्णन प्रधान कविता बताने का प्रयास है, जिसमें महसूस होता है कि रचना या फिर कहानी लिखी नहीं गई है, कहानी सुनाई जा रही है। तो ये चीज उनकी कहानी कला को और महत्वपूर्ण बनाती है। और जीवन यथार्थ में चाहे स्वाधीनता संग्राम से ले लो, किसान की समस्या को आप समझो, उपनिवेशवाद से मुक्ति समझो, सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति समझो, स्त्रियों की स्वाधीनता समझो, दलित मुक्ति, दिमागी गुलामी से स्वाधीनता, मजदूरी की शोषण दमन से मुक्ति, नए तरह के जो, जैसे क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार का टूटना वाली स्थितियां, तो वो सारी चीजें, या फिर ईदगाह जैसी कहानियां जहाँ पे बच्चा है समय से पहले बड़ा हो जाता ठीक है, है। या फिर अ, जैसे शतरंज का खिलाड़ी जैसी कहानियां जहाँ पे आप विलासितापूर्ण जीवन जीते हो। तो ये सारी चीजें हमें दिखती हैं कि जीवन यथार्थ में प्रेमचंद की कहानी कला सिर्फ भाषा के स्तर
शिल्प के स्तर पर, कथानक के स्तर पर, चरित्रों के स्तर पर सजी हुई नहीं समझ आती। उन कहानियों का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य भी चरम स्तर पर पहुंच के हमें दिखाता है कि हाँ, प्रेमचंद की कहानी कला है, वो एक अद्वितीय रूप में है। थोड़े से आरोप आप लगा लोगे कि प्रेमचंद जो इस जीवन यथार्थ में दिखाना चाहते थे, तो उस दिखाने के लिए आदर्शवाद तक पहुंच जाते थे। लेकिन उस आदर्शवाद की जरूरत उन्हें महसूस होती थी। उनका रचना प्रयोजन ही यही है कि मुझे कोई हविस नहीं है कि मैं समाज में बड़ा गाड़ी, बड़ा मोटर या फिर बड़ा बंगला ले लूं। मेरा सिर्फ इतनी कामना है कि मैं समाज को थोड़ा अगर सुधार सकता हूँ तो मैं सुधारूंगा। तो इसलिए उनका जो जीवन यथार्थ है, आदर्श के करीब चला जाता है, तो वो सिर्फ उनकी एक दृष्टि ही है जो समय के साथ कमजोर होती गई है, और वो गांधीवादी विचारधारा से उठ खड़े होकर मार्क्सवादी, जनवादी या फिर आधुनिकवादी विचारधारा तक गए हैं, जहाँ पे कफन जैसी यथार्थ जीवन की कहानियों को स्पष्ट किया है। तो ये हमें आधार देखने को मिलता है। ठीक है, सवाल इसमें? हेलो। हाँ बताइए, कोई सवाल? हाँ सर, ये जैसे आपने सर बोला तो यहाँ पर सर, यहाँ पर शतरंज की खिलाड़ी में सर दिखता है कि सिर्फ वो सर, इसमें कोई मेरे को आधारशिला नहीं अच्छा से दिखाई देती है शतरंज खेल में बहुत अच्छा से। सिर्फ अपने प्रति दोनों लास्ट में देखो, अपने आप। हाँ लास्ट में अपने आप, तो इसी चीज का तो विरोध है कि तुम जिस देश का संचालन कर रहे हो वो देश बहुत ही गौरवान्वित है, लेकिन तुम सिर्फ अपने सिर्फ खेल नहीं है, चाहे तुम विलासिता में भोगे हुए हो या फिर चाहे तुम्हारा और भी कुछ चीज हो, उन चीजों में अगर तुम जुटे हुए हो और उस चीज का जो तुम्हारा सामर्थ्य है, जैसे मान लो कोई आक्रमण कर रहा है और फिर भी तुम्हें लगी पड़ी है और सिर्फ तुम एक खेल के लिए मर जा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा व्यंग है समाज पर। सिर्फ उस बुद्धिजीवी वर्ग पर नहीं, वो जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उस वर्ग पर भी एक विरोध है। तो यहाँ पे कहानी कला में हमें सिर्फ यथार्थ, जीवन यथार्थ नहीं दिखता, वो सामाजिक चेतना का हो कि मनोरंजन के लिए भी कई चीजें हैं, या फिर किस्सा गोई शैली हो, मनोविज्ञान की पकड़ उन कहानी कला को और मजबूत करती हो, सरल और जीवंत भाषा हो, कथानक की सरलता हो, पात्र चित्रण हो, आदर्शवाद यथार्थवाद का संतुलन हो, वो सारी चीजें हमें दिखाती है कि हाँ, प्रेमचंद की जो कहानी कला है वो जीवन यथार्थ को भले आदर्शवाद के साथ समझाए, पर जीवन यथार्थ को स्पष्ट कर ही देती है। तो थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा, जो आरोप लगता है उन्हें दिखाना पड़ेगा। और कोई सवाल, एक दो सवाल बोलो जो नहीं बन रहा हो। जैसे ईदगाह या पूछ की रात कहानियों में किसी एक का समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। देखो, समीक्षात्मक विवेचना, मान लो कोई कहानी आती है, ईदगाह, पूछ की रात, जो भी कहानी आती है, तो उस कहानी में आप जरा सा आधार लेके चलो कि तत्वों के आधार पर हमें समीक्षा करनी होती है। और जब समीक्षा स्पेशल तौर पर बोल दे, तो उसमें रचना की दृष्टिकोण को भी बता दो, तो एक अच्छी बात मानी जाती है। तो तत्व कौन कौन से हैं? उद्देश्य, किसको ले लूं, ईदगाह को ले लूं या फिर दोनों को लेके चलते हैं? ठीक है, मान लो जो पूछ की रात कहानी है, उस कहानी में क्या उद्देश्य है? जो किसान है, जो लोगों का पेट भरता है, उसका पेट स्वयं नहीं भर रहा है, या फिर जो लोगों की ठंडी, या फिर लोगों की ठंडी को भूख दूर करके दूर करता है, वो स्वयं ठंड में कितनी मेहनत से अनाज उगाता है। तो ये है कथानक। ठीक है, समझाया हम। दूसरी ईदगाह। दूसरी चीज, ईदगाह सर देख लो। हाँ, ईदगाह में ईदगाह में। दिखाना, देखो, बोले सर। ईदगाह में, सुनिए, ईदगाह में ये दिखाना नहीं है कि एक बच्चा कितना समय से पढ़े बड़ा हो गया या फिर कितना जल्दी जो है परिपक्व हो गया। उसमें ये दिखाना है कि जो समाज है कितना ही क्या बोलते हैं, निर्दयी समाज है, जिसने एक बच्चे को सिर्फ उसके पिता के मर जाने के कारण इतना जल्दी बड़ा बना दिया। जहाँ पे खिलौनों से खेलना चाहिए, वहां पे वो कितना जल्दी बड़ा हो गया। तो ये मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ सरकार की दिक्कत है, मैं वो दिक्कत समाज की मानता हूँ,
जहाँ पे अगर कुछ दिक्कतें समझ आ रही हैं, उन दिक्कतों को आप किस तरह से नहीं सुलझा पा रहे। तो कथानक स्तर पे ये दिखाना है। भाषा के स्तर पर देखो, तो अगर लहज़ी पन्ने में देखो या फिर भाषा और संवाद को मिला के देखो, तो ईदगाह जो कहानी है, वहाँ पे समझ आता है कि जो भाषा है, वो उर्दू लहज़े में तो ज़रूर आती है, पर संवाद हालाँकि थोड़ा ही उर्दू लहज़ा है। हालाँकि जो संवाद है, वो क्लियर कर देता है कि बात क्या चल रही है। एक तरह से एक हम परिपक्व कहानी मान सकते हैं ईदगाह को, जहाँ पे ये कहानियाँ इस तरह से या फिर एक इस स्तर पर उठ के खड़ी हो जाती हैं, जो समझाती हैं कि भाषा के स्तर पर प्रेमचंद ने इतनी गहराई। जैसे आप सोच के देखो, आप 1920 में जी रहे हो, ठीक है? या फिर 1925-30 ऐसे जी रहे हो। अब वहाँ पे आपकी खुद की समस्या है, देश की समस्या है, गुलाम है देश। वहाँ पे ऐसी समस्या नहीं दिखती कि एक हामिद होगा, एक अमीना होगी, उसकी चिमटे की ही समस्या है। ये रोटी सेकते हुए हाथ जल जाता है, वो सिर्फ हाथ नहीं जलता, वो और गहराई है। तो इस चीज़ को इतनी सरल भाषा में या फिर इतने सरल प्रसंग से दिखा देना, एक अच्छी बात है। और दूसरी बात, इस तरह के कथानक को दिखाने के लिए जैसा वातावरण होना चाहिए, वो वातावरण ईद के मेले से बेहतर नहीं हो सकता, या फिर पूस की रात में, पूस का समय और वो जाड़े की रात में बाहर ढोपे पर खटिया बिछा के कुत्ते के साथ सोना, ये वातावरण नहीं दिखा सकता। अगर कुछ समीक्षा में खराब या वैसा लगा है, जैसे क्या बात चल रही है 1935-36 की कहानी पूस की रात, वहां पे किसान जीवन में खुश नहीं होगा कि कहो कि उसका खेत चल गया, तो सिर्फ वो इसलिए खुश हो रहा है कि अब उसको कम से कम ठंड में सोना नहीं पड़ेगा, मजदूरी करके भी चलेगा। वो अंदर से दुखी भी है। तो उस दुख को ना दिखाना, केवल उस थोड़े से विरेचन भाव को दिखाना कि जहाँ पे आप अगर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दबा हो जाना। तो वो जब दर्द हद से गुजरता है, तो समझ आता है कि दवा तो हो गया, पर फिर भी वो दवा हो नहीं पाता। तो क्या वास्तव में एक लाइन प्रेमचंद नहीं लिख सकते थे? तो यहाँ पे थोड़ी बातें लगती हैं, फिर समझ आता है नहीं, प्रेमचंद अब परिपक्व रचनाकार हो गए थे। अब आपको ही समझना है उस हंसी के पीछे का दर्द, आपको समझना है। और ईदगाह कहानी में ऐसा ही है कि हामिद एक बच्चा है जो कहीं भी नहीं पिघलता। मतलब एक जगह तो है जहाँ पे जलेबी के लिए जब आग्रह होता है कि खाओगे, और फिर ठेंगा दिखा दिया जाता है, तो एक जगह तो महसूस होता है, लेकिन बाकी कहीं नहीं लगता कि यार इतना परिपक्व इंसान, परिपक्व होके भी कुछ बचपना तो अंदर रखे ही रहता है। लेकिन शायद ले, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया कि उसमें पूर्ण रूप से परिपक्वता की, वो बचपने में ही वयस्क और जिम्मेदार हो गया। तो थोड़ी समीक्षाएं हम कर सकते हैं। बाकी ले, आप कैरेक्टर के आधार पे देखो, आप उद्देश्य के आधार पे देखो, कथानक देखो, कथावस्तु देखो, तो सर्वश्रेष्ठ कहानियों में प्रेमचंद की अगर चुनी जाएगी, तो इन्हीं दोनों कहानियों में से एक कहानी हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता लेकिन सर आपने जैसे बताया कि वो कहीं भी परिपक्व तो हो गया, लेकिन कहीं भी और वो रुकता नहीं है। लेकिन सर उसके मन में तो लालच है कि मेरे को मिठाई मिल जाती, लोग दोस्त पूछ रहे हैं, लेकिन देने का प्रयास नहीं करते हैं। तो वो सोच रहा है सर, लेकिन जब उसको खिलौना सर मिलता है तो वो सोचता है कि ये ले लूं और फिर उसको बदल सकूं। लेकिन सर वो नहीं बदलता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर बदल देता तो जो उसकी नानी या दादी है सर है, तो उसके हाथ जड़ जाएंगे। इसकी भावनाएं बहुत गहरी है सर। है। हाँ, भावनाएं बहुत प्रेम। तो ये कहानी है हमारे प्रेमचंद की। और अगर कोई सवाल चाहते हो तो मैं बताऊं, नहीं तो फिर आप कोशिश करना लिखना। जैसे एक चीज और है, क्या प्रेमचंद की कहानियां घटना प्रधान अधिक है या चरित्र प्रधान कम है? अब देखो, दोनों बातें एक दूसरे का समर्थन कर रही हैं। घटना प्रधान अधिक या चरित्र प्रधान कम, मतलब एक स्तर पर, जैसे घटना प्रधान कैसे होगी कहानी, जब अगर जैसे मैंने एक ऑडियो डाल भी रखा है, उसमें क्लियर तरीके से डिबेट करके समझाया है कि हाँ, ये बातें होती हैं जब चरित्र प्रधान कहानियां बनती है, घटना प्रधान कहानियां, और कुछ कहानियां एक्शन प्रधान भी कहानियां हो जाती है, जैसे अय्यारी या जासूसी कहानियां होती हैं, जिसमें
एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बातें मैंने की हैं। बस आप थोड़ा समझो कि ये एक बात दूसरी बात का समर्थन कर रहा है। मतलब कहानियां जो है घटना प्रधान अधिक है या फिर चरित्र प्रधान कम है। मतलब चरित्र जो है वो कमजोर हो गए हैं इसलिए घटना बड़ी हो गई, या फिर घटना बढ़ी है, या फिर घटना बढ़ी है इसलिए चरित्र हो गए कमजोर हो गए। तो ये बताना है, ना कि ये बताना है कि घटना प्रधान कहानी है कि चरित्र प्रधान कहानी है। अक्सर हम करने लगते हैं कि ये बताने लगते हैं कि नहीं इनकी चरित्र प्रधान कहानी नहीं है, नहीं इनकी घट ऐसा नहीं करना। आपको ये समझाना है कि घटना प्रधान कहानी के अधिकता के कारण या फिर चरित्र प्रधान कहानी की कमजोरी। जैसे प्रेमचंद की कहानियों का मूल स्वर जो है कि मैं तो अपनी कहानी। हाँ बताओ। तो ये तो ज्यादातर चरित्र प्रधान कह सकते हैं ना, क्योंकि इनकी कहानियां ज्यादातर चरित्र प्रधान दिखाई देती है। घटना प्रधान तो बहुत देखो कम है, क्योंकि चरित्र। देखो ईदगाह में वो कहानी जो है, देख जैसे बूढ़ी काकी कहानी ले। बूढ़ी काकी में सिर्फ उस बूढ़ी काकी की बात है, या फिर बूढ़ी काकी कहानी एक घटना है एक तरह से, कि एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो किसी ना किसी पर निर्भर हो जाता है। बड़े घर की बेटी ठीक है चरित्र प्रधान कहानी। लेकिन जो जैसे मानो कि कहानी का नाम है शतरंज का खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी में क्या ये चरित्र प्रधान कहानी है या फिर घटनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं? तो ये चीज हमें सर समझ यहाँ आती है कि नहीं, सर चरित्र यहाँ को पर उन्होंने सिर्फ। हाँ बता। सर यहाँ पर तो घटना प्रधान मान सकते हैं, क्यों क्यों, क्योंकि अभी भी वर्तमान में दिखाई देता है वैसा ही। देखो हम इसका संयोजन करेंगे कि घटना और चरित्र दोनों प्रेमचंद की कहानियों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य है उस चीज से मुक्ति। किस चीज से? उपनिवेशवाद से किसानों की स्वाधीनता प्राप्त कराने को, सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति हो, दलित की मुक्ति हो, दिमागी गुलामी की स्वाधीनता हो। तो ये सारी चीजें एक स्तर पर उद्देश्य के स्तर पर है। और उद्देश्य के स्तर पर चाहे कभी चरित्र उसको इम्पोर्टेंट बना दे, जैसे गुल्ली डंडा में वो चरित्र जो है मैं वो समझा देता है कि हाँ हूँ जो इस स्थिति का कारण है। या फिर रानी सारंधा में जो रानी सारंधा जैसा कैरेक्टर ही है जो समझा देता है कि हाँ। लेकिन अगर अमूमन पूरा मिला के देखोगे 313 कहानियों को, तो उन 313 कहानियों में आपको देखेगा कि घटना जो है वो चरित्र को, जैसे चरित्र जो है प्रासंगिक रूप में आया है और घटना जो है ऐतिहासिक परिपक्व रूप में आया है जो चीजों को बढ़ा है। तो ये हम प्रेमचंद की कहानियों में समझते हैं। कोई अब डाउट हो तो बताओ, नहीं तो अब बंद करते हैं। नहीं सर, प्रश्न नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न का डिमांड तो समझ में आ रहे कहना क्या चाहते हैं जिस आधार पर। सर ये और एक प्रश्न है कि इसको भी पढ़ना है क्या? इसमें क्या पढ़ना था, एक सेकंड में बता। एक दुनिया समानांतर में सर। आज तो नहीं सर, जैसे हाँ एक उपन्यास आज खत्म होने के बाद। हाँ प्रेमचंद के बाद हम एक दुनिया समानांतर ही करेंगे। कल हम देखते हैं उपन्यास करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, इसमें क्वेश्चन कुछ फंस नहीं रहा है। ओके।